देखिए, जो आज का आप लोग का पेपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होगा, इसकी आप लोग नई कॉपी बनाइएगा, अलग कॉपी बनाइएगा। और जो अलग इसका रजिस्टर या जो भी आप लोग बनाते हैं, स्पाइरल बनाते हैं, वो अलग बनाइएगा। नमस्कार नमस्कार। केवल आप लोग इंटरव्यू की कॉपी कॉमन रहेगी, बाकी जितनी भी कॉपी आप लोग की रहेगी सब अलग अलग रहेगी। ये नहीं किसी में आईपीसी बना रहे, किसी में सीआरपीसी बना रहे, ऐसा मत करिएगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा पेपर होता है, इसमें इतने अमेंडमेंट होते हैं कि ज़्यादा नहीं, 1 महीने 2 महीने के बाद कुछ ना कुछ हमको चेंजेस करने पड़ते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी में। इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि जो पेपर कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बिल्कुल अलग बनाइएगा। और ये पेपर बहुत डीप में आप लोग को पढ़ाया भी जाएगा, टाइम इसमें दिया जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो इसका जनरल स्टडीज़ का पोर्शन आता है आप लोग के लिए एग्ज़ाम में, वो आप लोग का छूटने ना पाए। जुडिशरी में या एपीओ में जो कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आते हैं वो आप लोग के पूरे सही हो, और जो आपके लॉ के पेपर में आते हैं उसको तो आपको सही करना ही करना है। तो हम लोग चलते हैं। जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस पेपर का नाम क्या है पूजा प्रजापति? भारतीय संविधान अध्ययन। भारतीय संविधान, सही बोल रही है? जी सर। मोहित, इसका सही नाम क्या है? सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा। अनुज, जी सर। इसका सही नाम क्या है जो पेपर आप पढ़ने जा रहे हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए। हर्षित, इस पेपर का नाम क्या है जो पढ़ने जा रहे हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट। अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट। बाउंसर। कश्यप, क्या नाम है इसका? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आदित्य। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गरिमा जी, आप बताइए इस पेपर का क्या नाम है सही सही? भारत का संविधान। भारत का संविधान। कैसे पता चला आपको किसका नाम भारत का संविधान है? किस अनुच्छेद में कहा गया है, किस आर्टिकल में कहा गया है? प्रियम्बल में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हाँ, तो वो थोड़ी लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो नहीं लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी। आर्टिकल 1 में लिखा है। नहीं, आर्टिकल 1 में तो आर्टिकल 1 आर्टिकल इंडिया 1 में। डेट इज भारत। हाँ, तो ये कहाँ लिखा है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का नाम भारत का संविधान होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा? ये तो नहीं लिखा है। देखो, इसको आप लोग जान लो कि जो आर्टिकल 393 है, आर्टिकल 393 आर्टिकल 393 में दिया गया है कि जो आप लोग ये पेपर पढ़ रहे हो इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, संक्षिप्त नाम। तो जो इस पेपर को आप लोग पढ़ रहे हो इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। ठीक है, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 393, अनुच्छेद 393 में। एक तो ये बात आप लोग को मालूम होनी चाहिए। और आप लोग अपनी मार्कशीट डिग्री को निकालिएगा लॉ वाली, उसमें लिखा रहेगा नमस्कार सर। कॉन्स्टिट्यूशन, नमस्कार, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखो, ये बहुत ही छोटी सी बात थी। अब यहाँ पे आता है कि आपसे अगर पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है, ये जो संविधान है इसका क्या अर्थ होता है? तो देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संविधान, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम का मतलब क्या होता है? इक्वलिटी, समानता। विधान मतलब लॉ, ऐसा लॉ जो सभी लोगों में समानता लाता है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15
संविधान का अनुच्छेद 15 क्या कहता है? भारत में रहने वाले सभी लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और कैसा भेदभाव? कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, सेक्स के बेसिस पर मना है ना। तो ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कानून को, इसमें कहा है किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, बल्कि क्या कहा गया है? राइट टू इक्वलिटी। और ये जो राइट टू इक्वलिटी है, इसको गारंटी लिया है कि किसी के राइट टू इक्वलिटी, समता के अधिकार को तोड़ा नहीं जाएगा। अब अगर कोई तोड़ेगा तो गारंटी है कि आपको दिया जाएगा रेमेडीज। और ये गारंटी किसने लिया है? ये गारंटी किसने आपको दिया है कि आपके फंडामेंटल राइट टूटेंगे नहीं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। किसने? स्टेट। स्टेट। और स्टेट का मतलब व्हाट डू यू Central मीन? government. हाँ, अभी तो आप थोड़ा सा बस इतना जान लो, बाकी आर्टिकल 12 में स्टेट को डिटेल में पढ़ाएंगे। स्टेट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। जो रिट फाइल होती है आर्टिकल 226 में ऑनरेबल हाई कोर्ट में, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में। तो आप लोग देखते हो ना, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो किसको पार्टी बनाया था केशवानंद भारती ने? केरला स्टेट को। आप लोग पढ़ते हो मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, किसको पार्टी बनाया गया था? भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट को। जितने भी केस है उसको पढ़िएगा, या तो स्टेट पार्टी बनता है, और स्टेट बनता है तो स्टेट का नाम लिखा जाता है जिस स्टेट का मैटर होता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्टी बनाते हैं तो हम लोग लिखते हैं यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी मीनिंग है। आप लोग जुडिशल की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू में अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाएंगे। पूछा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा नाम क्या है। स्टूडेंट इतना धड़ाधड़ बताता है भारत का संविधान, कोई कहता है भारतीय संविधान। चलो, अब आपसे पूछा गया ये बात कहाँ कही गई है, तो फिर तो आपके पास आंसर होना चाहिए। इस बात का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में ही किया गया है। और किस आर्टिकल में किया गया है? 393। अच्छा, अगर किसी बात का जिक्र किया गया है और तब हम लोग बोलते हैं तो गलत है कि सही? तब तो 100% हमारा आंसर सही है। अगर हम उसका आंसर को हम लोग क्या करते हैं, कोरोबरेट करा देते हैं, मिलान करा देते हैं आर्टिकल से, हमारा आंसर सही होगा। जब आप इतना बोलोगे तब आपका आंसर सही माना जाएगा। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन की मीनिंग होती है, संविधान का मतलब होता है समान रूप में विधान, ऐसा कानून जो सभी लोगों के लिए समान। क्या कॉन्स्टिट्यूशन के पहले भी कोई ऐसा कानून था जो सभी लोगों के लिए समान था? नहीं, नहीं। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? सुप्रीम लॉ। इसीलिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं सुप्रीम लॉ। किसी भी कंट्री का सबसे बड़ा जो कानून होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। इसके ऊपर कोई कानून है, लॉ है? No, sir. जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, चीफ ऑफ द नेशन, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से बंधे होते हैं। हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 60 में किस चीज़ की ओथ लेते हैं? हमारे राष्ट्रपति महोदय आर्टिकल 60 में किस चीज़ की ओथ लेते हैं? दो चीज़ों। संविधान की सुरक्षा करें। हाँ, पहला तो वो कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को मेंटेन रखेंगे, मेरे रहते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न टूटेंगे नहीं। और दूसरा, मेरे द्वारा जो भी वर्क किया जाएगा वो वेलफेयर वर्क होगा, लोक कल्याणकारी।
अब आर्टिकल 61 में प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोसेस भी बताया गया, इम्पीचमेंट। तो प्रेसिडेंट को हटाया कैसे जाता है, क्या ग्राउंड्स होते हैं? महाभियोग लगा के। नहीं, ग्राउंड क्या होता है, आधार क्या होता है, प्रेसिडेंट को हटाने का क्या ग्राउंड है? Breach of constitution. Violation of constitution. यही जो कॉन्स्टिट्यूशन का उन्होंने गारंटी लिया है, उसी को जब उनके द्वारा तोड़ा जाता है तो उनको क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सबसे ऊपर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या इसका प्रोसेस था बनने का, यही आप लोग के एग्जाम में प्रीलिम्स मेन इंटरव्यू में आता है। कॉन्स्टिट्यूशन बनने का प्रोसेस, इसको ज़रा ध्यान से देखिए। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने का प्रोसेस है वो 1600 से लेकर 1950, 1600 से लेकर 1950, इसी को हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे। और जब हम लोग 1946 पढ़ेंगे तो डीप में पढ़ना शुरू कर देंगे। उसके पहले फॉर्मली आप लोग को हम सारी बात बता देते हैं। देखिए, जो 1600 में ब्रिटेन की जो क्राउन थी एलिजाबेथ फर्स्ट, उनसे वहाँ के मर्चेंट कंपनी ने ये कहा कि हमें आप परमिशन दे दीजिए, हम ईस्ट की ओर जाकर बिजनेस करना चाहते हैं। तो जो क्राउन थी उन्होंने 31 दिसंबर 1600, 31 दिसंबर 1600 को एक चार्टर दिया। चार्टर का मतलब होता है ऑर्डर, कि आप लोग जाइए और ईस्ट की ओर बिजनेस कर सकते हैं। और जो इनको जुरिस्डिक्शन दिया गया, ये कहा गया कि जो मैगलन की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मैगलन, वहाँ से लेकर आप लोग एशिया जो हमारा है महाद्वीप, अफ्रीका और आप लोग अमेरिका, यहाँ पर बिजनेस कर सकते, ये चार्टर में कहा गया। और आप लोग 15 साल तक करोगे, जो आपके बिजनेस की वैलिडिटी होगी वो 15 ईयर होगी। 15 साल के बाद आपके कामों का वैल्यूएशन किया जाएगा। इसके बाद फिर आपका अगर टेन्योर बढ़ाना होगा, टेन्योर बढ़ेगा, नहीं तो आपको वापस बुला लिया जाए। देखो, जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी, वो जब इंडिया में आई, और देखो ईस्ट इंडिया कंपनी तो हम लोग इसकी बोलचाल की भाषा है, इसका जो ऑफिशियल नेम है, बोल रहे हैं आप लोग लिख लो, इसका जो ऑफिशियल नेम है वो है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग into the East Indies. The governor and company of merchants trading into the East Indies. और देखो, जब ये इंडिया आई तो उस समय इंडिया की पोजीशन क्या थी, यहाँ पर मुगल सम्राट था, मुगलों का शासन था, और उसमें गद्दी पर बैठा था अकबर 1600 में। तो अकबर ने तो इनको साफ मना कर दिया कि हाँ, ये आए और बोले कि हमको आप जो है यहाँ पर हम बिजनेस करना चाहते हैं, तो हमको कोठी बनाने के लिए, व्यापारी कोठी, यानी कि हम अपना सामान यहाँ से जहाँ रखेंगे, हमको परमिशन दे दी। अकबर ने साफ मना कर दिया। और देखो, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ये अपने साथ बहुत सामान लेके आई थी, बहुत से लोगों को लेके आई थी, और जो समुद्री बेड़े वगैरह आए थे, उस समय इसका जो कास्ट बताया गया था वो था 75,373, 75,373
373 75,373 पाउंड। सोचिए अरबों रुपए आज के बराबर है। इतने के वो एसेट्स वगैरह लेके आए थे। इसके बाद क्या हुआ, 1605 में अकबर की डेथ हो गई। अकबर के बाद कौन बैठा दिल्ली की गद्दी पर? जहांगीर। जहांगीर। जहां अच्छा देखो, अकबर जितना ही कॉम्पिटेंट था, जहांगीर उतना ही इनकॉम्पिटेंट। इसका रीज़न क्या था कि जो जहांगीर की जहांगीर की शासन व्यवस्था थी, वो जो चलाती थी, उसकी वाइफ थी नूरजहां, और नूरजहां की मदर। सारा जो राइट्स था वो नूरजहां और नूरजहां के मदर के पास था। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने देखा कि अब तो बहुत ही अच्छा मौका है, तो उन्होंने सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस, तो उनके एम्बेसडर थे, राजदूत, उनको कहा गिफ्ट वगैरह लेके आप जाइए जहांगीर के दरबार में। और देखो, ये गिफ्ट देने की जो सिस्टम है यहीं से स्टार्ट होती है। तो वो लोग दोनों गए जहांगीर से दरबार में, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, जहांगीर ने उनको फरमान जारी कर दिया। फरमान का मतलब होता ऑर्डर। और ये कहा कि आप लोग सूरत में अपनी फैक्ट्री बना लीजिए। देखो, पहली जो फैक्ट्री इन्होंने बनाई सूरत में, और सूरत में फैक्ट्री बनाने के बाद ये लोग अपने व्यापार को और आगे बढ़ाए, और इनका समय समय पर रिन्यूअल होता रहा ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसके बाद इन्होंने 4 जगह पर अपनी फैक्ट्री बना ली, और वो 4 जगह को इन्होंने कहा प्रेसिडेंसी टाउन। प्रेसिडेंसी टाउन, जिसको आज के समय हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते हैं। वो 4 प्रेसिडेंसी टाउन क्या थे? देखो, उस समय के जो नाम थे उसी नाम को आपको याद रखना है, उसमें आप तोड़ मरोड़ नहीं करेंगे। उस समय जो इसका नाम सूरत था, आज भी सूरत है, पहला। दूसरा नाम है बम्बई, जिसको आप लोग मुंबई कहते हो, लेकिन उसका नाम बम्बई था, इसलिए आप बम्बई लिखोगे। तीसरा है मद्रास, जिसको आप लोग चेन्नई कहते हो। और 4th नंबर था कलकत्ता, जिसको आप लोग कोलकाता कहते हो। सूरत, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता ये 4 शहरों को कहा जाता था प्रेसिडेंसी नगर। अब देखिए, धीरे धीरे इनका जब व्यापार बढ़ने लगा और काफ़ी आगे हो गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर काफ़ी डिफेक्ट्स आ गए। कर्मचारी जो थे वो भ्रष्ट होने लगे, बेईमानी करने लगे। तब क्या हुआ कि जो ब्रिटेन की क्राउन थी, उन्होंने समय समय पर जो चार्टर भेजती थी, एक चार्टर आया 1726, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग के लिए, लॉ के स्टूडेंटों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट। चार्टर 1726, 1726 का चार्टर। देखो, इस चार्टर के द्वारा इंडिया में जुडिशल सिस्टम इस्टेब्लिश किया। इंडिया में जुडिशल सिस्टम इस्टेब्लिश किया। क्या जुडिशल सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया? जो प्रेसिडेंसी टाउन थे वहां पर मेयर की कोर्ट बना दी गई। मेयर की कोर्ट, जैसे आप लोग जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट मेट्रोपॉलिटन होगा तो वहाँ पर क्या होगी? मेयर बैठते होंगे। जैसे इलाहाबाद है, लखनऊ है, बरेली है, तो वहाँ पर मेयर बैठते हैं। वही सिस्टम आज भी चला आ रहा है, मेयर। तो आज के मेयर के कोर्ट में मेयर के साथ और कौन होते हैं? कारपोरेटर, पार्षद। तो पहला तो किया गया कि प्रेसिडेंसी टाउन में मेयर की कोर्ट बनाई गई सिविल नेचर के सूट के लिए, और जो क्रिमिनल नेचर के सूट होते थे उसके लिए 1726 के चार्टर के द्वारा इंडिया में लाया गया लॉ ऑफ टॉर्ट्स, अपकृत्य विधि। देखो, आप लोग एक चीज बहुत ध्यान से देखना, पहले जो क्राइम था वो कंट्रोल होता था लॉ ऑफ टॉर्ट से। क्रिमिनल लॉ बाद में आया है, लॉ ऑफ टॉर्ट से ही सारे क्राइम को कंट्रोल किया जाता है।
इसीलिए क्रिमिनल लॉ के ढेर सारे प्रोविजंस आपको ऑलरेडी लॉ ऑफ टॉर्ट्स में मिलते हैं, जैसे डिफेमेशन है, दोनों में है। आप लोग असॉल्ट पढ़ते हो, बैटरी पढ़ते हो, ये सब ऑलरेडी टॉर्ट्स में भी है। तो क्रिमिनल मैटर को सॉल्व करने के लिए इंडिया में लाया गया लॉ ऑफ टॉर्ट्स। देखिए, जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, अपकृत विधि, दुष्कृत विधि हिंदी में कहते हैं, ये न तो इंग्लैंड में कोडिफाइड था और न इंडिया में कोडिफाइड है, ये संहिताबद्ध नहीं है। क्योंकि जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है उसका ओरिजिनेशन हुआ है केस लॉ से। जैसे जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में केस आते रहे, जो जो प्रिंसिपल डेवलप होते गए, उसी पे एक एक प्रिंसिपल पर कंपाइल करके, इकट्ठा करके बना दिया गया लॉ ऑफ टॉर्ट्स। जैसे रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस आया तो उसमें प्रिंसिपल दिया गया, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एक चैप्टर बन गया। मास्टर सर्वेंट का मैटर आया तो मास्टर सर्वेंट पे जो लायबिलिटीज़ आए उसको हम लोग वैकेरियस लायबिलिटीज़ कहते हैं, प्रतिनिधि दायित्व, एक चैप्टर वो बन गया। फिर ये कहा गया कि अगर आपके लीगल राइट्स ब्रीच होते हैं तो आपको 100% रेमेडीज़ मिलेगी, और अगर लीगल राइट ब्रीच नहीं होते तो कोई रेमेडीज़ नहीं मिलेगी। इस पर एक चैप्टर बन गया, इंजूरिया साइन डैमनम, डैमनम साइन इंजूरिया। तो पूरा लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कभी मौका मिलेगा आप लोग को तो पढ़ाएंगे, पूरा लॉ ऑफ टॉर्ट्स केस लॉ पर बेस है, और वही कंडीशन आज भी इंडिया में है। अब देखो 1726 के चार्टर के द्वारा ये हुआ। अब कंपनी क्या करती थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो इसके द्वारा इसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन क्या हुआ कि कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं आया। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके द्वारा जो करेक्शन किया जाता था उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आया। तब क्राउन ने क्या किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक कानून बनवाया, और उस कानून का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और देखो, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार कलकत्ता में एक कोर्ट बनाया गया, उस कोर्ट का नाम था सुप्रीम कोर्ट। पहली बार कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, और इसका ऑफिशियल नेम था सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। देखो, कहने को तो ये सुप्रीम कोर्ट था, लेकिन इसका जो जुरिस्डिक्शन था केवल कलकत्ता तक सीमित था, तो जस्ट लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और इस कोर्ट के द्वारा जो पहला केस सुना गया वो आप लोग के एग्जाम में आता है, नंद कुमार ट्रायल। कलकत्ता के राजा थे नंद कुमार, उन्हीं के ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट ने सुना। देखिए, ये यहाँ से क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट के आने के बाद बंगाल का ये लोग बनाने लगे गवर्नर जनरल। पहले बंगाल का गवर्नर होता था, उसका डिजिग्नेशन बढ़ा दिया इन्होंने और उसका नाम कर दिया बंगाल का गवर्नर जनरल, और जो पहला गवर्नर जनरल बना वारेन हेस्टिंग। अब ये जो गवर्नर जनरल थे कंपनी की ओर से आने लगे, और कंपनी के द्वारा वो इंडिया के पॉलिटी में घुस गए। कैसे पॉलिटी में घुसे, राज व्यवस्था में। सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध 1757, उसमें जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने ये देखा कि जो बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला, वो बहुत ही कमज़ोर है, पूरा का पूरा डिपेंड करता है अपने सेनापति मीर जाफर पर। तो उसने क्या किया, मीर जाफर से कहा कि मैं तुम्हारे राजा के ऊपर, नवाब के ऊपर आक्रमण करूंगा और तुम मेरा साथ दे देना, इसके बदले में तुम्हें मैं बंगाल का नवाब बना। जैसे आजकल देखते हैं ना, कांग्रेस पार्टी तोड़ी जा रही है, एक एक नवाब बनाए जा रहे हैं। यह हर समय हुआ है, मत सोचिए कि पॉलिटिक्स हर समय चलती है। कांग्रेस पार्टी टूट रही है ना भयंकर,
अभी आप देखिए अरुणाचल प्रदेश में चले जाते हैं, बड़े बड़े लीडर छोड़ छोड़ के चले जा रहे हैं, तो उनको कोई लालच दिया जा रहा हो तभी तो जा रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद इतने सीनियर लीडर, हम लोग स्टूडेंट लाइफ से इनको देख रहे हैं, कितने सीनियर लीडर हैं, ये आज के नहीं है ये। लेकिन अचानक इनको क्या हो गया कि ये पार्टी छोड़ के चले गए। यानी कोई इनको बहुत बड़ी बात होगी तभी तो गए ना। तो इसीलिए आप लोग को हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, और ये आप लोग को पढ़ाया जा रहा है लीगल हिस्ट्री। तो लीगल हिस्ट्री पढ़ने से कोई भी घटनाएं आपको आश्चर्यजनित नहीं लगती कि आश्चर्य लगे आपको, क्योंकि इतिहास गवाह है कि हर समय ऐसा होता रहा है। तो देखो प्लासी के युद्ध में क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी में यही हुआ। और जो बंगाल का नवाब था प्लासी, कलकत्ता के बंगाल के मैदान पर मारा गया। इसके 7 वर्ष के बाद इन लोगों ने बक्सर का युद्ध जीती, और धीरे से इन्होंने बंगाल पर अपना कठपुतली सरकार बना दी, और इनके गवर्नर जनरल आते रहे, और ये लोग धीरे धीरे बंगाल के बाद बिहार और उड़ीसा में अपना शासन बना लिया। अब देखिए फिर टर्निंग पॉइंट आता है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी जो 1748 में 1748 में आया। देखो जो लॉर्ड डलहौजी था, सॉरी 1848 में, 1700 नहीं 1800। लॉर्ड डलहौजी का जो शासन है 2 पार्ट में। एक तो इसने बड़ा रिफॉर्मेटिव वर्क किया, और दूसरा इसने जो काम किया जिसकी वजह से ये डिफेम हो गया। तो देखो सबसे पहले इसने अच्छा काम क्या किया। सबसे पहले अच्छा काम ये किया इसने कि जो रेलवे लाइन है इसी के समय में शुरुआत की गई, बम्बई से थाने 34 किलोमीटर। जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इसी के द्वारा शुरू किया गया। जो पोस्टल सर्विसेज है इसी के द्वारा शुरू किया गया। जो टेलीफोन और टेलीग्राफ की सर्विसेज थी इसी के द्वारा शुरू की। लेकिन इसका दूसरा पार्ट था डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स, अपहरण की नीति, हड़प की नीति। ये कहा कि ऐसे राजे रजवाड़े जो निसंतान मर जाते हैं वो किसी को गोद नहीं ले सकते, और गोद लेंगे तो उनको कंपनी की सेना अपने दरबार में रखनी पड़ेगी। तो इसका जो पहला शिकार हुई झांसी की रानी। जब गंगाधर राव की डेथ हो गई झांसी के राजा की, तो जो झांसी की रानी थी जिसका एक्चुअल नाम था मनुबाई, तो मनुबाई ने एक बच्चे को गोद ले लिया। इसी बात को लेकर लॉर्ड डलहौजी नाराज हो गया, और ये जो नाराजगी थी इसमें जो तात्कालिक कारण थे रिवोल्ट का 1857 का, वो था बैरकपुर छावनी का जो चर्बी वाला कारतूस। तो क्या हुआ, एक तरफ झांसी की रानी से इनके चल रही थी, दूसरे तरफ जो नाना साहब थे उनके पेंशन को रोक दिया था। इसके बाद बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था। तो ये सब टोटल चीज़ें मिलकर नॉर्दर्न इंडिया में स्टार्ट हो गया रिवोल्ट, जिसको आप लोग पढ़ते हो 1857 की क्रांति। लेकिन ये जो क्रांति थी, चूंकि हम लोग का जो नेतृत्व था, किसके नेतृत्व हम लोग लड़े थे, बहादुर शाह जफर सेकंड। तो जो बहादुर शाह जफर सेकंड था बहुत ही कमज़ोर, और उसके पास कोई शासक बचा नहीं था, क्योंकि मुगल सम्राट धीरे धीरे सब धराशायी हो गए, और जिसका नतीजा निकला कि हमारी क्रांति जो थी रिवोल्ट वो असफल हो 1857 की। 1600 ईस्वी से लेके 1857 ईस्वी तक भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया, और इस पीरियड में ईस्ट इंडिया कंपनी उसी तरह चली जैसा क्राउन के द्वारा चार्टर भेजा गया। देखो कोई भी चार्टर 1857 के बाद का नहीं है। जितने भी चार्टर आप लोग पढ़ते हो वो 1600 से 1857 के बीच का है। जब ये क्रांति रिवोल्ट खत्म हुआ
तो क्राउन ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने कहा अब हम खुद यहाँ शासन करेंगे, और उन्होंने अपने ब्रिटेन के पार्लियामेंट से कानून बनवाया, इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1858। और इसके द्वारा उन्होंने क्या क्या डिसीजन लिया? पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी वापस आए। दूसरा, गवर्नर जनरल का पद खत्म। तीसरा, भारत का अब नाम होगा ब्रिटिश इंडिया। फोर्थ, उन्होंने कहा कि यहाँ पर अब आएंगे वायसराय। अगला, उन्होंने कहा कि मैं सीधे कंट्रोल करूंगी, लेकिन मैं एक पोस्ट को क्रिएट कर रही हूँ, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत सचिव। अब देखो 3 लोग हो गए। वायसराय जो इंडिया में रहता था, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया लंदन में रहता था, और जो महारानी थी वो तो लंदन में रहती ही थी। क्राउन, क्राउन का मतलब राजा या रानी। जैसे में इस समय ब्रिटेन का क्राउन कौन है? मेल, ठीक ना, क्योंकि महारानी मर गई, अब इसमें राजा बैठा है, मतलब मेल पर्सन बैठा है। अब देखो जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1858 से 1919 तक, ये चलता रहा, और जितने भी इंडिया में लॉ डेवलप किए गए सब इसी समय डेवलप किए। आईपीसी, सीआरपीसी ओल्ड वाली, एविडेंस एक्ट, सीपीसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मर्केंटाइल लॉ, सब इसी समय बनाए गए। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी लॉ डेवलप किए गए सब के सब इसी पीरियड में डेवलप किए गए, आफ्टर 1858। अब देखिए, पूरे विश्व को अब तक 2 बार वर्ल्ड वार का सामना करना पड़ा। 2 बार वर्ल्ड वार हो चुका है। पहला हुआ था 1914 से 1919 तक, 1914 से 1919। और जब 1919 में ये खत्म हुआ तो 1920 1920 में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, और उसका नाम था लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ। और उसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप सेकेंड वर्ल्ड वार का रोकथाम करेंगे, किसी भी तरह अब सेकेंड वर्ल्ड वार ना हो, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में बहुत ज़्यादा जन और धन की हानि हुई। ये अपना काम करता रहा, लेकिन 1939 में 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। जब स्टार्ट हुआ तो इसका जो एग्जिस्टेंस था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि जो इसका काम ही था कि सेकेंड वर्ल्ड वार को ना होने दे। और जो सेकेंड वर्ल्ड वार था 1939 से 1945 1945 तक चल रहा था। लड़ते 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 पूरा विश्व थक गया था। अभी चल ही रहा था, अभी ख़त्म नहीं हुआ था, तभी यूएसए के सैन फ्रांसिस्को शहर, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में 50 राष्ट्र इकट्ठा हुए, 50 देश। यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान से समझना, उसमें इंग्लैंड अलग रूप में गया था और ब्रिटिश इंडिया अलग रूप में गया था। तो वहाँ पे थे 50 में, इंग्लैंड अपना गया था और हमारे देश का नाम था ब्रिटिश इंडिया, हम भी गए थे। इसीलिए कभी कभी आप लोग से पूछा जाता है, क्या पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ का ओरिजिनल मेंबर है? यस, यस,
क्योंकि ब्रिटिश इंडिया इसका ओरिजिनल मेंबर है। संयुक्त sir. राष्ट्र संघ का जो ओरिजिनल मेंबर है 50, उसमें ब्रिटिश इंडिया है कि नहीं है? है। है सर, वही है। वही ब्रिटिश इंडिया के जी। वही ब्रिटिश इंडिया का सक्सेसर इंडिया है, वही ब्रिटिश इंडिया का सक्सेसर पाकिस्तान। इसलिए कभी गलती से मत बताना कि पाकिस्तान उसका 50 देशों में शामिल नहीं है। अब देखो, अभी 50 देश उसमें शामिल हुए थे, तभी एक और देश उसमें आके बोला कि मैं भी इसमें शामिल होऊंगा, और वो देश था पोलैंड। इसीलिए 51 कंट्री को हम लोग पढ़ते हैं 50+1। 50 का नाम आपको भले नहीं याद हो, लेकिन जो 1 अलग से जुड़ा है उसका नाम जरूर याद होना चाहिए। अब देखिए, जो ये 51 कंट्री आई, इन्होंने 26 जून 1945 को सिग्नेचर कर दी। और किस पे सिग्नेचर हुआ? यूएन चार्टर पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर। और जो ये सेकंड ऑर्गेनाइजेशन बना, इसका नाम दिया है यूएसए के राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा। अमेरिका के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, डी रूजवेल्ट। उन्होंने कहा ये जो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम है यूएनओ। पहले वाले का नाम क्या था? लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ। जो दूसरा वाला बना सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, इसका नाम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। अब देखिए, यूएनओ का जो चार्टर है उसका आर्टिकल नंबर 1 में ये कहा गया कोई राष्ट्र किसी को गुलाम न बनाए, कोई राष्ट्र किसी के ऊपर शासन न करे। तो देखिए, जो हमारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर उस समय के, कुछ ऐसी परिस्थिति कि सब के सब बैरिस्टर, गांधी जी बैरिस्टर, नेहरू जी बैरिस्टर, सच्चिदानंद सिन्हा बैरिस्टर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैरिस्टर। तो ये हुआ कि चार्टर 1 की बात को देखकर यूएनओ का जो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, वहां पे हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। ये बताइए कि जब ब्रिटेन भी यूएन के चार्टर का मेंबर है और ब्रिटिश इंडिया भी चार्टर का मेंबर है, तो ब्रिटेन क्यों ब्रिटिश इंडिया के ऊपर शासन कर रहा है? चार्टर का उल्लंघन नहीं है। देखो, इसी बीच में ब्रिटेन में जनरल इलेक्शंस हुआ, और ब्रिटेन में जनरल इलेक्शंस होने के बाद वहाँ पे गवर्नमेंट बदली, और वहाँ पे आई उदारवादी लिबरल पार्टी, और उसके जो प्रेसिडेंट बने क्लेमेंट एटली। देखिए, जो क्लेमेंट एटली थे, उन्होंने अपने कैबिनेट के 3 लोगों को सेलेक्ट किया, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। और इस कमेटी का नाम दिया कैबिनेट मिशन, क्योंकि ये तीनों लोग जो थे वो क्लेमेंट एटली के कैबिनेट के मेंबर थे। इसमें पैथिक लॉरेंस को चेयरमैन बनाया गया कैबिनेट मिशन का, और बाकी दोनों लोग को मेंबर। ये मिशन को भेजा गया इंडिया कि आप जाइए, इंडिया के जो भी लीडर है उनसे बात करिए और उनको फ्रीडम देने के बारे में सोचिए। जब ये कैबिनेट मिशन 1946 को आया इंडिया, तो जो हमारे लीडर थे, गांधी जी, नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र, जितने टॉप मोस्ट लीडर थे, उनके सामने उन्होंने 2 क्वेश्चन रखा। पहला क्वेश्चन ये रखा कि आप लोग स्वतंत्रता की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, अगर आपको फ्रीडम दे दिया जाए तो एक देश को चलाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? सरकार और कानून। किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है लॉ, कानून, जिसको कहते हैं रूल्स ऑफ लॉ।
और दूसरा गवर्नमेंट, कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट। तो ये कहा गया कि आपके पास सरकार के नाम पे कौन है? कोई सरकार आपने बनाया है? और सरकार को छोड़िए, कानून, अब ये आप अपने देश को किस कानून से चलाओगे? कोई कानून है आपके पास? और जो हमारा हिंदू राष्ट्र का कानून था वेदों में, पुराणों में, वो तो हजारों साल दबते 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 एकदम खत्म हो चुका था। और इसके साथ साथ हम उसको इसलिए लागू नहीं कर सकते थे क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हिंदू के साथ साथ मुस्लिमों ने भी हिस्सा लिया, सिखों ने भी हिस्सा लिया, तो हम अपने धर्म को आगे नहीं कर सकते और यह अनुचित भी था। तब उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड बॉबेल, उन्होंने 2 सितंबर 3 सितंबर के मिडनाइट, 2 सितंबर की रात में 10 बजे उन्होंने नेहरू जी को बोला, क्योंकि गांधी जी ने नेहरू जी का नाम आगे किया, जो गवर्नमेंट बनेगी उसके मुखिया ये होंगे। तो नेहरू जी को उन्होंने बुलाया, बोला कि आप इंटरिम गवर्नमेंट बनाइए, जिसको जिसको आप अपने साथ जोड़ना चाहते हैं आप जोड़ लीजिए, इस इंटरिम गवर्नमेंट के आप मुखिया होंगे, प्रधानमंत्री नहीं, मुखिया। क्योंकि अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन न था, न कोई नाम था हम लोगों के पास। तो नेहरू जी उस इंटरिम गवर्नमेंट के, और ये शपथ तपथ होते सुबह 4 बजे, इसीलिए इसको कहा जाता है 2 सितंबर 3 सितंबर की मिडनाइट, अर्धरात्रि। कुछ लोग इसको 3 सितंबर डालते हैं, कुछ लोग 2 सितंबर डालते हैं अपने किताबों में। आपके लिए बेस्ट आंसर है 2 और 3 की मिडनाइट। अब देखिए, जब ये इंटरिम गवर्नमेंट बन गई तो इस गवर्नमेंट ने कहा कि संविधान सभा बनाया जाए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और हम लोगों का एक बनना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कहा गया कि विश्व में जितने भी डेवलप कंट्री हैं, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, कनाडा है, जर्मनी है, सब देशों के संविधान को देखिए और वहाँ से सब अच्छी अच्छी बातों को लीजिए, तब हमारा संविधान बनेगा। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनी थी 389 मेंबर्स की, इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1949 को हुई, 9 दिसंबर 1946 नई दिल्ली के सेंट्रल हॉल में, जिसको आज के समय में कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल कहते हैं। तो जब पहली बैठक हुई, इसके जो चेयरमैन बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये इसके टेम्परेरी चेयरपर्सन थे, अस्थायी अध्यक्ष। लेकिन जो पहली बैठक थी, इसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया, बायकॉट कर दिया। मुस्लिम लीग का ये कहना था कि हमने तो पहले से कह रखा था 2 नेशंस, 2 राष्ट्र। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि जो ब्रिटिश इंडिया है ये 2 नेशंस बनेंगे जब कभी स्वतंत्रता होगी। और मुस्लिम लीग का एक सदस्य था चौधरी रहमत अली, उसने कहा था जो दूसरा राष्ट्र बनेगा उसका नाम होगा पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा कि आप लोग ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए हो, ये तो केवल इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनने जा रहा है, हिंदुओं के लिए। हमने तो पाकिस्तान कह रखा, हम इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। बायकॉट कर दिया उन्होंने। 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी मीटिंग हुई। सबसे पहले इस मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट चेयरमैन, ये आप लोग के जीके का क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम स्थायी सदस्य, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र। फिर 2 दिन बाद इसकी तीसरी मीटिंग हुई, जो 13 दिसंबर को हुआ, 13 दिसंबर 1946 को। इसमें जो उस समय
मुखिया थे नेहरू जी, उन्होंने इसमें रखा उद्देश्य प्रस्ताव। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, और यही ऑब्जेक्ट आगे चलकर बना प्रीएम्बल, जो 13 दिसंबर को नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने उद्देश्य बताया था, ऑब्जेक्ट बताया था, वही ऑब्जेक्ट आज हम लोग पढ़ते हैं संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल। तो इसके बाद जब ऑब्जेक्ट सामने आ गया तो ये कहा गया कि कमेटियां बनाई जाए और ये हर देश भेजी जाए, जैसे फंडामेंटल राइट्स देने की कमेटी, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल देने की कमेटी, कॉन्स्टिट्यूएंट में असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की कमेटी, इमरजेंसी प्रोविज़न कभी लाना हो तो उसके लिए कमेटी, सारी चीज़ों के लिए कमेटियां बनाई गई और उस कंट्री भेजे गए जिस कंट्री में वो प्रोविज़न सबसे अच्छा था। जब ये कमेटियां गई और कमेटियां वहाँ पर 4 महीना 5 महीना रुकी, क्योंकि उस समय आने जाने का साधन केवल और केवल शिप था, समुद्री जहाज। अब ऐसा नहीं था कि डेली जाता था समुद्री जहाज, 15 दिन में, महीने में एक बार। अगर मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया जाना है तो 1 महीने में 1 दिन के लिए समुद्री जहाज जाता था, सब लोग को पहले से टिकट लेना पड़ता था, और ऑस्ट्रेलिया पहुंचने में भी वो लगाता था 15 से 20 दिन, बड़ा कठिन समय होता था। तो जो ये हमारी कमेटियां डिफरेंट कंट्रीज गई, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को गए, पढ़े, समझे और उसको नोट करके लिए। अब सारा रॉ मटेरियल ला के रखते गए। तो जब सारा मटेरियल आके इकट्ठा हो गया तो ये कहा गया इसको सीरियल में कौन करेगा, सिस्टमेटिक फॉर्म में कौन बनाएगा। जैसे आप लोग मार्केट जाते हो, मार्केट से परचेजिंग करते हो, पता चला आपने 20-25 पैकेट खरीद के ले आए मार्केट से, लाए सोफे पे, बेड पे फेंक दिए। अब उसको रखेगा कौन, सब्जी का थैला है, फल का थैला है, कपड़े ले आए। अब अगर साथ में मैडम गई है तब तो रख लेंगे, कहीं आप अकेले गए के ले आए हो तो आपकी तो हालत पंचर, कहेंगे आप ही रखो, हम तो छुएंगे नहीं, 24 घंटा हम ही काम करेंगे क्या घर में। ठीक है, तो अब ये हुआ कि जो सारा रॉ मटेरियल आ गया, इसको सिस्टमेटिक कौन करे, तो बनाया गया ड्राफ्टिंग कमेटी। और ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको हम लोग कहते हैं प्रारूप समिति, इसके चेयरमैन बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इनको कहा गया कि आप इसको सिस्टमेटिक फॉर्म में करिए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने इस जो रॉ मटेरियल था उसको 22 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 22 पार्ट्स। जैसे आप लौकी खरीद के लाए तो उसको 5 पार्ट में काट दिया गया, 10 पार्ट में काट दिया गया, आलू को 4 पार्ट में आप काट देते हो, 5 पार्ट में 22 पार्ट में इसको बांटा, और जो इसको सीरियल नंबर डाला 1 2 3 4 395। तो डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स। डॉक्टर अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया कि जो इन्होंने ड्राफ्ट किया है इसको लिखेगा कौन, क्योंकि ये सब बातें रिटन होना चाहिए ना। तो देखो, ना तो उस समय हम लोग के पास कोई टाइप की मशीन थी, ना कुछ था, यहाँ तक कि लिखने के लिए इंक नहीं थी हम लोगों के पास। 1947-48 के आसपास जो आपके घर में सीनियर, उनसे पूछिए, तो नरकट होता था, लकड़ी,
उसी को छील के चाकू से बनाई जाती थी पेन। हमने भी बचपन में बनाया है। और जो स्याही होती थी इंक, वो बाजार में मिलती थी पाउडर फॉर्म में। उसको कोई कांच की शीशी में पानी आनी भर लिया जाता था, वो पुड़िया को डाल दिया जाता था, तो ऐसे ऐसे हिला दिया गया, स्याही बन गई। और हम लोग जब 5th तक पढ़ते थे, हर समय पांचों उंगली में स्याही लगी रहती थी। उसी को ऐसे जो नरकट के पेन बनाते थे, उसको ऐसे डुबोते थे, लिखते थे। उस लिखावट की प्रॉब्लम क्या थी, कुछ दिनों के बाद वो येलो हो जाती थी, फिर नॉन विजिबल हो जाती थी। ये हुआ कैसे, इस इंक से कैसे लिखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन? तब चाइना से इंक मंगाई गई, और चाइना से इंक मंगाने के बाद ये हुआ किसकी हैंड राइटिंग सबसे अच्छी है। तो उस समय जो सबसे अच्छी हैंड राइटिंग थी, उनका नाम लिख लो, एग्जाम में आता है, पूछा जाता है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। सर का नाम याद रखना तो याद आ जाएगा, हर्ष बिहारी की जगह, हर्ष की जगह प्रेम लगा देना, ठीक है ना? सर चलो। हमने आपके ही नाम से याद कर रखा था। हाँ, नहीं, हम सबको ऐसे बताते, भूल जाते स्टूडेंट, तो हम कहते भाई बिहारी को याद रखना, तो बस याद आ जाएगा। तो ये हुआ कि उनको ये जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने जिम्मेदारी का पूरा ईमानदारी से किया, और 251 पेज, 251 पेजेस में 6 महीने में उन्होंने संविधान को लिखा हैंड राइटिंग में। 251 पेज में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वन साइडेड है, दोनों साइड नहीं लिखा गया हैंड राइटिंग में, और 6 महीने का टाइम लगा। और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने लिख दिया, जो आज पार्लियामेंट हाउस में रखा हुआ है हैलोजन ग्लास में, जब लोग इकट्ठा होते हैं 25-50 लोग, तो उसको चला के दिखाया जाता है। जैसे इलाहाबाद में जो लोग आए होंगे कभी, आनंद भवन है, तो नेहरू जी से जुड़ी सभी चीज़ें, गांधी जी से जुड़ी सभी चीज़ें, इंदिरा जी से जुड़ी सभी चीज़ें रखी गई हैं ग्लास में, और दूर दूर से लोग आते हैं आनंद भवन में, देखते हैं कि नेहरू जी किस टेबल पर खाना खाते थे, गांधी जी किस टेबल पर बैठते थे, गांधी जी सूत कैसे कैसे काटते थे, इंदिरा गांधी की फिरोज गांधी के साथ शादी जो हुई है चबूतरे पर, वो चबूतरा बना हुआ है। तो जब इन्होंने लिख दिया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, तो इनसे कहा गया कि आपको क्या पैसा दिया जाए, क्योंकि आपने 6 महीने तक काम किया। ध्यान से सुनिए आप लोग, अगर सुन लेंगे तो कभी जीवन में भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, न बेईमानी करेंगे। क्योंकि देखिए, जब तक करेक्टर ऊंचा नहीं होता, तब तक आदमी आगे नहीं बढ़ता। डाकू चोर बहुत आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन चंद दिनों के लिए, ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या कहा कि मुझे एक पैसे नहीं चाहिए, मैं तो इतना भाग्यशाली हूँ कि मुझे राष्ट्र की सेवा करने का मौका मिला, और मुझे संविधान लिखने का मौका मिला, और मैं पैसा लूंगा। इनको बहुत कहा गया, लेकिन इन्होंने पैसे नहीं दिए। तो लास्ट में इन्होंने एक अपना रिक्वेस्ट किया, प्रेम बिहारी जी ने कहा, एक काम मेरा अगर इस संविधान में कर दिया जाए तो मुझे काफ़ी संतुष्टि होगी। तो बोला कि हाँ बताइए। बोले कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो रहा है 395 आर्टिकल, वहाँ पे मेरे ग्रैंडफादर का नाम डाल दीजिए, दादाजी का। तो ये हुआ कि क्यों? बोले भाई देखिए, जो मेरी हैंड राइटिंग अच्छी बनी है, पूरा क्रेडिट हमारे ग्रैंडफादर का, दादाजी का। तो हम चाहते हैं उनको हम अच्छी सी श्रद्धांजलि दे दें। तो जिन लोगों ने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को देखा है दिल्ली में, लास्ट में जब जाते तो उनके दादाजी का नाम आता है, वहीं पे खत्म हो जाता है। अब आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में कुछ पैसे भी खर्च हुए, तो आपका आंसर होगा हाँ। कितने पैसे खर्च हुए? 64 लाख। 64 लाख, और 60। अच्छा, ये पैसा आया कहाँ से? सर जो राजे रजवाड़े थे, यहाँ जो भी जमीनें हाँ, थे। अब देखिए 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ,
तो कुछ राज्य रजवाड़े पाकिस्तान के चले गए और कुछ भारत के साथ चले गए। जब ये भारत में विलीन हो गई तो इन्होंने अपनी सारी चल अचल संपत्ति भी भारत सरकार को दे दी। तो वही संपत्ति में से समय समय पर जो संविधान बनने में पैसे खर्च होते थे, जो विदेश लोग जाते थे, विदेश से आते थे, पैसे लगते थे ना। और इसके साथ साथ संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। ये इसकी काउंटिंग कहाँ से की जाती है? इसकी काउंटिंग की जाती है 9 दिसंबर 1946 पहली मीटिंग से। और कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाली जो अंतिम मीटिंग हुई 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। उस मीटिंग में डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा, संविधान सभा के सामने रखा। और ये बात आप लोग को प्रीएम्बल की अंतिम लाइन में मिलती है। जब आप लोग प्रीएम्बल पढ़ोगे, जो उसकी लास्ट वाली लाइन है, उसमें लिखा है आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के समक्ष संविधान को अंगीकृत करते हैं, आत्मार्पित करते हैं और अधिनियमित करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग एडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं और इसको लागू करते हैं। तो डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सभा के ग्रहण की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949। तो जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आपसे पूछा जाए, इसका रेंज आप लोग ध्यान रखना, 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 के जो बीच का समय है वो है क्या? संविधान के बनने का। और फिर ये कहा गया कि बहुत हजारों साल तक हम लोग गुलाम रहे और पहली बार हम लोग का संविधान बना, तो ऐसा करो इसका रिवीजन कर लो एक बार, और तब इसको लागू किया। तो 2 महीने का समय फिक्स हुआ, तो रिवीजन किया गया और रिवीजन का काम पूरा हो गया 24 जनवरी 1950। 26 नहीं, 24। 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार रिवाइज कर लिया। तो ये कहा गया कि इसको अभी लागू नहीं करेंगे। का रीज़न क्या था? देखिए, जो हम लोग को आज़ादी मिली है वो तो 15 अगस्त को मिल गई, और जब मिल गई तो हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो हम लोग का इंडिपेंडेंट डे क्या है? 15 अगस्त। नेहरू जी ने 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को लाहौर के रावी नदी के तट पर पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया। स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंट डे। तो चूंकि हम लोग को आज़ादी 15 अगस्त को मिल गई, तो हम लोग स्वतंत्रता दिवस तो उस रूप में मनाते हैं। ये हुआ कि 26 जनवरी जो हिस्टोरिकल डे है, उसको हम लोग को लाना है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी उसको याद करे। तो 24 जनवरी को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा रिवाइज्ड हो गया, 2 दिन के लिए रोक लिया गया, और 2 दिन के बाद आ गई 26 जनवरी। तो वो जो 26 जनवरी 1930 की ऐतिहासिक तिथि थी, उसको हम लोगों ने रिपब्लिक डे के रूप में सामने रख दी। तो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन जो लागू हुआ, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डेट ऑफ इम्प्लीमेंट, संविधान के लागू की तिथि, संविधान के प्रवर्तन की तिथि, वो है 26 जनवरी 1900। ठीक है, ये है आप लोग का फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कैसे बना। देखो, ये रिकॉर्डेड क्लास है, अभी आधे पौन घंटे में आपको क्लास भी मिल जाएगी। इसको आप लोग ज़रा डीप में सुनना कि सर ने क्या क्या चीज़ बताया, और इसका नोट्स बना डालो आप लोग। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इतने से आते हैं। ठीक है, और कल आप लोग की छुट्टी रहेगी, कल कोई क्लास नहीं है। कल बैच नंबर 4 वाले स्टूडेंटों की सुबह 4 बजे सुबह 10 बजे क्लास है।
हमने डाल दिया है, अर्चना जी देख लीजिएगा। कल 10 बजे सर इंडी 10 बजे आप लोग की क्लास है बैच नंबर 4 की, जो उसके बिहार और यूपी के मेंस की चल रही है। और आप लोग की क्लास परसों रहेगी इसी समय जैसे चलती है, और कॉन्स्टिट्यूशन को अभी आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? क्योंकि एक दो दिन आप लोग की छुट्टी होगी जिस दिन विजयदशमी रहेगी। चूँकि गेस्ट वगैरह आते हैं तो उस दिन क्लास लेना पॉसिबल नहीं रहता। और फिर इसके बाद जब ये अगला हफ्ता बीत जाएगा तो 3 दिन आप लोग के संविधान और 3 दिन आईपीसी, जो हम लोग जहाँ पे आईपीसी छोड़े हैं उसको आगे बढ़ाया जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन चलता रहेगा। किसी कुछ पूछना हो तो पूछ लो। सर 26 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट डे मनाया था राइट सर। हाँ, ऐसा था कि जो साइमन कमीशन आया रावी था, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की लाहौर में पुलिस के लाठियों से डेथ हो गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अब हम इसी लाहौर में स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और पूर्ण स्वराज की मांग किया था। उसी ऐतिहासिक तिथि को लाने के लिए 26 जनवरी को हम लोगों ने गणतंत्र दिवस मनाया, उसी ऐतिहासिक तिथि, ठीक है? थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।